तो आप देख रहे हैं दिल्ली दिल से और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे दीवाने जिन्होंने अमीर खुसरो के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। हम बात कर रहे हैं प्रदीप शर्मा खुसरो साहब की। प्रदीप जी, हम आपके पारिवारिक रिश्तों की बात कर रहे थे, घर परिवार की बात कर रहे थे। खुसरो नाम आपने अपने नाम के साथ जोड़ा, इस वजह से आपकी बीवी नाराज हो गई और बात तलाक तक पहुंच गई। हाँ, कुछ ऐसे ही हुआ मेरे साथ। एक्चुअली जो मेरी वाइफ और उनके जो पेरेंट्स थे वो कुछ मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे और उस कल्चर से वो लोग वाकिफ़ भी नहीं थे ज़्यादा, तो उनको लगता था कि मैं पता नहीं कहाँ मुस्लिम कल्चर्स में और मुसलमानों से मिलता जुलता हूँ। तो उन्होंने इसका बहुत ही सख्त एतराज़ किया और नौबत फिर तलाक तक आ गई। तो लेकिन डिसीजन मैंने ये लिया कि क्योंकि मेरा लाइफ का एम ये है, तो आदमी अपना लाइफ का एम कैसे छोड़ सकता है। ये तो वही हो गया कि आप किसी से कहते हैं कि आप पानी पीना छोड़ दीजिए, तो इंसान पानी पीना तो छोड़ नहीं सकता। तो आपने सुना किस तरीके से कह रहे हैं, उनकी जिंदगी का मकसद है खुसरो साहब को चाहना, उनकी इबादत करना और उनका पैगाम लोगों तक पहुंचाना, और वही काम अगर उनसे छोड़ने के लिए कहा जाए तो वो कैसे मान सकते हैं। अभी भी हमारे साथ अमीर खान साहब जो कि मित्र हैं, फिल्मकार हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। अमीर साहब, जब आप इस तरीके की बातें आप सुनते हैं, क्या लगता है आपको, किस तरीके से आप प्रदीप शर्मा जी की बातों को लेते हैं, और जब आप देखते हैं कि घर परिवार से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, काफी कुछ आप दोस्तों पे भी डिपेंड करते होंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा इमोशनली जो है प्रदीप के मिशन के साथ में रहा जी। और देखिए, आज मैंने उपभोक्तावाद की बात की थी। माँ बाप भी आप बच्चों से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि 99 पॉइंट रिजल्ट आना चाहिए, और आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ पे किताबें ज़्यादा होती हैं जिन घरों में, वहाँ पर पैसे कम होते हैं। तो प्रदीप के पास किताबें ज़्यादा थीं, जो कि उनके पेरेंट्स को भी पसंद नहीं था और जो कि उनकी बीवी को भी पसंद नहीं था। और आज के वक्त में जो लोग हैं वो शायद पैसा और शोहरत, यही चीज़ उनके लिए मायने रखती हैं। लेकिन देखिए, मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की एक जो ट्रेडिशन है, आप हज़ारों साल से आप देख लें, जो ट्रेडिशन है मिलजुल कर रहने का, बसने का, कुछ मैं आपको उदाहरण दूंगा। मुसलमानों में, हिंदुओं में चाहे कितना भी डिवाइड हो हिंदुस्तान में, इन सूफियों का और इन जैसे लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है कि अब जैसे मुसलमानों में बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हिंदुआना तरीक़ा है, उसको अपनाते हैं। जहेज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम में जहेज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हिंदुआना तरीक़ा है, वो उसको अपनाते हैं। मुसलमानों में जब आप बेटा शादी करता है तो अलग रहने का कॉन्सेप्ट है, या तो वो उसी घर में अलग घर बनाएगा। लेकिन हिंदुओं में, हमारे यहाँ हिंदू भाइयों में जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप हिंदुस्तान में मुसलमानों के बीच में आप जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं कि वो कहीं ना कहीं वो एक डीप रूटेड, ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो शायद कोई न कोई वजह तो रही होगी। और भारत की खास पहचान भी है कि संस्कृति, अलग अलग संस्कृतियां एक साथ मिलकर इतने सालों से एक साथ इकट्ठा एकजुट होकर चल रही है, अपने आप में भारत की खासियत है। प्रदीप जी से जानते हैं। प्रदीप जी, जब आप इस तरीके से शुरुआत करते हैं, आप जाते हैं, रिकॉर्ड्स खरीदते हैं, पेंटिंग्स खरीदते हैं, आर्थिक तौर पर किस तरीके की मदद आप चाहते हैं कि आपकी मदद हो ताकि आप अपने इस जुनून को और आगे बढ़ा सकें? देखिए, मेरा एक सपना है कि दिल्ली में एक हज़रत अमीर खुसरो के नाम से एक रिसर्च सेंटर और एक म्यूज़ियम होना चाहिए जी, और वहाँ पे बाकायदा उनकी सारी चीज़ें जमा की जाएं। और सिर्फ यही नहीं, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि हज़रत अमीर खुसरो का ताल्लुक़ जिन मुल्कों से है, उन मुल्कों में पिछले 100 साल के अंदर, 80 साल में जितना भी रिसर्च हुआ है अमीर खुसरो पे, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में है या वहाँ के स्टूडेंट्स ने PhD की या MPhil की डिग्रियाँ की हैं, वो सब यहाँ दिल्ली में म्यूज़ियम में जमा की जाएँ। आपको बड़ी हैरानी होगी कि हज़रत अमीर खुसरो जो हैं वो वर्ल्ड की सारी यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, उर्दू, हिंदी, हिस्ट्री और म्यूज़िक में पढ़ाए जाते हैं सिलेबस के अंदर। और पिछले 50-100 सालों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स ने उन पर PhD की है, अलग अलग टॉपिक्स को लेके, उर्दू में, फ़ारसी में, संगीत में। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि इस तरह एक सेंटर हो अमीर खुसरो के ऊपर। और क्योंकि हज़रत अमीर खुसरो की जो किताबें हैं, उनकी जो राइटिंग्स हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के इतिहास से, कल्चर से, हेरिटेज से, यहाँ के रहन सहन से जुड़ी हुई हैं। तो उनको पढ़ने का मतलब है कि ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करना, बल्कि अपने कल्चर के बारे में जानना। जी, यानी आप चाहते हैं कि जो खुसरो साहब ने लिखा है वो आम लोगों तक पहुंचे, और इसलिए शायद आप उनकी कई किताबों का अनुवाद भी करा रहे हैं। प्रदीप जी, यहाँ आपसे कुछ कलाम सुनना चाहेंगे खुसरो साहब का। हमने जब पहले भी आपसे बात की तो आप उनके तमाम कलाम सुना रहे थे, कुछ जो इस वक्त आप सुनाना चाहेंगे? तो आप फारसी में सुनना चाहेंगे या हिंदी खड़ी बोली में? आप पहले फारसी से शुरुआत कर दीजिए। देखिए, ऐसा है कि हज़रत अमीर खुसरो फारसी के बहुत बड़े शायर हुए हैं जी, और आपको हैरानी होगी कि हिंदुस्तान के अंदर उनसे पहले और आज तक उनके बाद इतना बड़ा फारसी का शायर कोई नहीं हुआ जिसने फारसी में ना सिर्फ शायरी की, बल्कि हिंदुस्तान का जो कल्चरल हिस्ट्री है हिंदुस्तान की, उसको दर्ज किया उन्होंने। जी।
तो उनकी एक बहुत मशहूर शायरी है जो उन्होंने अपने गुरु हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को समर्पित की है। वो एक छोटे से वाक़या में मैं आपको सुनाता हूँ। जब हज़रत अमीर खुसरो 16 साल के थे तो वो अपने वालिद के साथ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द बनने के लिए गए उनकी खानकाह पर। तो जब वो शागिर्द बन गए तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो से पूछा कि अब तुम कैसा महसूस करते हो कि मैंने तुम्हें बैत कर लिया है, यानी अपना शिष्य बना लिया है। तो हज़रत अमीर खुसरो उस समय केवल 16 साल के थे और उन्होंने फ़ारसी में इसका जवाब इस तरह दिया कि मन तो शुदम तो मन शुदी, मन तन शुदम तन जा शुदी, ताकस न गोयद बादजी मन दीगरम तू दीगरी। इसका अर्थ है कि मैं तू बन गया और तू मैं हो गया, हम दो अलग अलग जिस्म थे जो अब एक जां हो गए हैं, और अब ये किसकी मजाल है जो ये कह सके कि तू और है और मैं और हूँ। तो किसकी मजाल है जो ये कह सके कि तू कोई और है और मैं कोई और हूँ। तो इस तरीके का कलाम कहा करते थे खुसरो साहब। अब खड़ी बोली का भी आपने जिक्र किया है तो वो भी सुन लेते हैं आपसे। देखिए, खड़ी बोली का कलाम सुनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हिंदुस्तान में अगर हज़रत अमीर खुसरो को लोग जानते हैं, आवाम जानती है, तो वो उनकी फ़ारसी शायरी की वजह से नहीं जानती, वो उनकी खड़ी बोली के कलाम की वजह से जानती है, जिसमें सावन के गीत, बसंत के गीत, पनघट के गीत, पहेलियाँ, उन्होंने बच्चों के लिए पहेलियाँ लिखी और तरह तरह की पहेलियाँ लिखी। तो मैं आपको उनका दो तरह का कलाम सुनाऊंगा, एक तो दोहा और उनका एक गीत। हज़रत अमीर खुसरो के गुरु हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जब देहांत हो गया तो उनके दुख में उन्होंने एक दोहा कहा जो उनकी मज़ार पे उन्होंने पढ़ा। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। अब ये दोहा खड़ी बोली हिंदी का है, लेकिन इसके दो मीनिंग निकलते हैं जी। पहला मीनिंग तो ये है कि गोरी यानी एक खूबसूरत लड़की एक सेज पे लेटी हुई है और उसने अपने मुंह पे बाल डाले हुए हैं, पर्दा किया हुआ है बालों से। चल खुसरो घर आपने, खुसरो कहते हैं कि जहाँ हुस्न है, शबाब है, वहाँ तेरा क्या काम, तुम यहाँ से निकल लो क्योंकि तुम सूफी मिजाज के हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसके पीछे एक छुपा हुआ मीनिंग है और वो मीनिंग है उनके गुरु के बारे में। गोरी का मतलब है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। जी जी। चिश्तिया सूफी सिलसिले में और हिंदुस्तान की जितने भी सूफी सिलसिले में खुदा और बंदा और गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो महबूब का संबंध है, वो हाँ, यानी महबूब का जी महबूब का संबंध दिखाया गया है। और खुसरो साहब की इसी शायरी के दीवाने हो गए प्रदीप शर्मा खुसरो साहब और उन्होंने इसके पीछे अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा DDS लिखकर SMS करें 59090 पर। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन हमें दीजिए इजाजत फिलहाल के लिए। सहारा बना।